हम लोग शेयर हो रहा ना, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्रेनियल नर्व पढ़ा हुआ है। ब्रेन का जो सिस्टम था, तो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो हम लोगों को सबको मालूम है। हेलो, अच्छा, ब्रेन के सारे पार्ट हम लोगों को मालूम है ना। ब्रेन के, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं, तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, हाँ ना, हाँ ना, कोई सब लोग चले गए क्या? तो तीन तीन उसके हैं, एक हिंड ब्रेन हो गया पीछे का, एक मिड ब्रेन हो गया और एक फोर्थ ब्रेन हो गया। तो फोर्थ ब्रेन में हम लोगों ने बता दिया था उसमें कि उसमें 2 होता है, टेलेंसेफ्लॉन जिसमें सेरेब्रम होता है, और थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल्स माने जिसमें सीएसएफ होता है। फिर दूसरा होता है, फोर्थ ब्रेन का ही पार्ट है, डायंसेफ्लॉन, जिसमें सारे थैलमस है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, उसमें मेटाथैलमस है, फिर जो है इपीथैलमस है, सब थैलमस है। ये 4-5 जो है थैलमस के नाम पर होते, ये होते हैं। मिड ब्रेन में आप उसके बहुत से संरचनाओं के बारे में बहुत नाम याद नहीं आएगा। वो टेक्टम है, टेगमेंटम है, और बेसिस पेडेंकुली है। पेडेंकुली का आप पढ़ेंगे अब ये बीच में, तो इसी में मिड ब्रेन में ही। और हिंड ब्रेन में हमारे पोन्स है और मेडुला है और सेरेबेलम है। तो ये हम लोगों का। फिर हम लोगों ने क्रेनियल नर्व की बात किया था। ये जो मोटर नर्व है वो क्रेनियल नर्व जो है निकलती है वहां से, क्रेनियम से, क्रेनियम माने क्रेनियम कैविटी से, और वो फिर ट्रांसफर होती हैं मोटर, मोटर माने जो संदेश लेके जाती है वो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका यूज हम लोग अगर करना चाहें तो हम लोग, जैसे स्मेल है, तो स्मेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो स्मेल माने हम स्मेल को आयुर्वेद से जोड़े हम लोग, तो स्मेल आयुर्वेद में आएगा 5वें नंबर पर। तो अगर हम लोग कभी हाथ में एमएम पर कोई ट्रीटमेंट देना चाहें, तो हम लोग, ऑल्फैक्टरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग 5वें नंबर की, ऑल्फैक्टरी में कहीं प्रॉब्लम है आपको दिख रही है, और नसल म्यूकस मेम्ब्रेन इनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 5वें नंबर पर क्लस्टर लगा सकते हैं, या उसमें कोई ट्रीटमेंट जो आप देना चाहें 4, 5, 8, 3, 6, 2 वो दे सकते हैं। उसी तरह ऑप्टिक है, ऑप्टिक को 3 नंबर की एनर्जी माना गया है। क्यों? ऑप्टिक जो है हमारा लीवर से जुड़ा, आंख से जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर की एनर्जी है, इसलिए इसको आप जो है वैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कभी आप ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हो तो हम इसको उस तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब एलएमएम या आरएमएम, जिसमें भी आपको ट्रीट करना चाहे। फिर ऑक्लूमोटर, ये ऑक्लूमोटर और ये ट्रॉक्लियर, और एक 6 नंबर की है जो एब्ड्यूसेंस, 3 एब्ड्यूसेंस। ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है इसको आप लोग 6 नंबर कर लीजिए, और जो 6 नंबर लिखा है ट्राइजेमिनल, ये 5 नंबर की है। ठीक है, तो जो 5वां, जो 3 ऑक्लोमीटर, ऑक्लोमीटर और ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ये तीनों का मोर और फंक्शन इसी तरह का मूवमेंट से है। और मूवमेंट हम लोगों ने माना हुआ है आयुर्वेद में, मूवमेंट किससे दिया हम लोगों ने, कोई बताएगा? मूवमेंट को हम लोगों ने दिया हुआ है दिशा, दिशा में दिया हुआ 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर कभी इसको करना हो, कभी इन क्रेनियल नर्व्स का उपचार, तो हम लोग 7वें नंबर की एनर्जी में कर सकते हैं। फिर ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल जो है ये हमारी 5 नंबर की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्थेल्मिक, इसके कई ब्रांच है, मैं देखिए ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी, मैक्सिलरी ब्रांच भी है। इसको हम लोगों ने सबसे बड़ी एनर्जी मन वाली एनर्जी में रखा हुआ है, क्योंकि यह आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, बहुत सब फंक्शन करती है। तो जिस तरह हाथ हमारे बहुत अधिक फंक्शन करते हैं, मन से जुड़े हुए हैं 8वें नंबर पर, उसी रूप में इसको रखा गया है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक बीमारी हो जाती है, जिसमें कोई भी स्पंदन, कोई भी हवा, कुछ भी आपको दांत से
खा नहीं सकते, मुंह खोल नहीं सकते, हवा तक खराब लगती है, तो इसको 8 नंबर की एनर्जी में लिया हुआ है। तो इसका अगर ट्रीटमेंट कभी करना हो तो आप 8 नंबर की एनर्जी में ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिर आगे बात बचा फेशियल। तो फेशियल जो है, फेशियल नर्व जो है, ये देखिए, ये इनका काम वो जो टिम्पैनिक ब्रांच, कान वाली जो टिम्पैनिक है वो, और पोस्ट ऑरिकुलर पैरोटिड, यहीं पर पैरोटिड प्लेक्सस जो है उसमें काम करती है। तो इसको जो स्पर्श से माना गया है, इसको स्पर्श की एनर्जी दी गई है, स्पर्श की एनर्जी 2 नंबर की है। तो आप कभी फेशियल को ट्रीट करना हो तो आप 2 नंबर की एनर्जी में ट्रीट कर सकते हैं। बस हमारे सारे पॉइंट हैं, हाथों में, एमएम में, आप उसमें ट्रीट कर सकते हैं। फिर वेस्टिबुलर ऑडिटरी, ये तो अपने आप ही मालूम है, हम लोग मानते हैं शब्द, और ऑडिटरी माने शब्द। तो शब्द यानी वेस्टिबुलर ऑडिटरी का कहीं रोल है तो आप 1 नंबर की एनर्जी में एमएम में, मतलब एलएमएम या आरएमएम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्लॉसोफेरेंजियल 9 नंबर की एनर्जी है, ये 9 नंबर का वो है, ग्लॉसोफेरेंजियल है। और इसको, इसमें क्या है देखिए, सब लिखा हुआ है, स्टाइलोफेरेंजियल, टिम्पैनिक, फ्रेंजियल, टॉन्सिलर, उवुला, ये यानी सब जबान पे संबंधित है। तो जबान पे हम लोगों ने माना हुआ है एनर्जी आयुर्वेद में 4 नंबर की एनर्जी, रस की एनर्जी। तो रस की एनर्जी मतलब इसको 4 नंबर की एनर्जी में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं अगर कभी इस को ट्रीट करना हो। ये हम लोगों को मिलेगा आत्रेय में, जब आत्रेय पढ़ेंगे तो यही सब कंसेप्ट वहां पर आपको दिखेगा। वेगस नर्व हमारी बहुत पावरफुल नर्व है, और यही एक नर्व ऐसी है जो, और सब तो 11 नर्व जो है पेयर वो हमारे चेहरे तक सीमित है। केवल एक ऐसी नर्व है जो हर जगह, मेनिंजियल, ऑरिकुलर, फेरेंजियल, लेरिंजियल, कार्डियक, लेरिंजियल, एसोफेजियल, पाइलोरिक मतलब पाइलोरस में, सीलिक, सीलिक माने जीबी और स्टमक, इन सब में एक्शन करेगी। तो ये जो है सबसे अधिक हाईएस्ट है, इसको हम लोग माना है 9 नंबर की एनर्जी। फिर एक्सेसरी आ गई है, एक्सेसरी जो है ये स्टर्नमास्टॉइड और ट्रेपेजियस, ऐसा है जो पीछे आपका ट्रेपेजियस वो होती है C1 C2, और पीछे जो मसल होती है उनको ये प्रभावित करती है। तो इसका रोल जो है कम उस तरह माना गया है कि जो कालांतर में बाद में इसका सृष्टि के उपरांत इसका काम खत्म हो जाता है। तो इसको 0 नंबर की एनर्जी से ट्रीट किया गया है, और इसको 0 नंबर की एनर्जी में आप कर सकते हैं। फिर हाइपोग्लॉसल हमारा जो है, ये मिक्स नर्व है और न्यूक्लियस इसका मेडुला में है। तो इसको हम लोगों ने कई बड़े काम किया है, इसको एनर्जी नंबर काल से जोड़ा गया है, और इसको जो है 6 नंबर की एनर्जी माना गया। इस तरह हम लोग एनर्जी पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों का कंसेप्ट है। स्पाइनल नर्व में हम लोगों ने जान गए थे, हम लोग कुछ नहीं जाना, बस केवल हम लोग उसके शॉर्ट बताते चलेंगे फिर आगे, क्योंकि ये दोबारा चैप्टर पढ़ने पे नहीं आएगा। कि हम लोग मान रहे हैं कि स्पाइनल नर्व, ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मेडुला से शुरू होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइनल कॉलम। तो ये हमारा L1 L2 तक जाती है, इसीलिए कभी स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी CSF या कोई और टेस्ट करना होता है बोन मैरो का किसी का, तो ये L2 L3 L2 के नीचे यानी L3 L4 L5 यहां से निकालते हैं। तो वो ध्यान रखने की बात है, जैसे स्कल से निकलती है ऊपर, तो स्कल से निकलने में उसको एक फोरामेन होगा, कोई फोरामेन में, क्यों फोरामेन मैग्नम माने, फोरामेन माने छेद, जब भी कभी फोरामेन की बात आए तो फोरामेन छेद होगा, उससे स्कल्स में निकलेगी और ये पूरे गुच्छे के रूप में निकलती है। तो ये फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जो स्कल में आपको वहां से। लंबाई पुरुषों में 45 सेंटीमीटर है, 18 इंच, और नारियों में इसका 43 सेंटीमीटर, 17 इंच के आसपास। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू की बनी होती है, जबकि स्पाइनल कॉलम उसकी कवरिंग के रूप में है, जो हमारी बोन टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में अनेक, अब वर्टिब्रल कॉलम में जो कि बोन से बनी मुड़ी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो उनको कहते हैं वर्टिब्री, हम लोग कहते हैं ये वर्टिब्री होती है। अब इन वर्टिब्री को जब बोन, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बीच में है, तो इन बोन से बाहर जाएगी
अगल बगल जाती है। एक आपको हल्का सा चित्र दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे ये इस दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, जी सर, थोड़ा तो दूर से दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो ये देखिए, ये दोनों तरफ, ये सामने का भाग है, ये ऊपर देखिए स्कल है, नीचे आपका यहाँ पर ये दिखाया है पेल्विक रीजन जो है ये दिखाया गया है। तो यहाँ तक जाती है। उसी तरह अलग अलग कलर्स में है, तो जिसमें सर्वाइकल अलग कलर में दे दिया, थोरेसिक अलग कलर में दे दिया, लंबर सेक्टर अलग कलर में दे दिया। तो ये दोनों तरफ अंदर ऊपर से छेद है, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ये छेद है, यहाँ से जाती है, यहाँ से ऊपर से निकलती है, ये यहाँ से निकलेंगी, बोन, ये बोन है, उस बोन से निकलेंगी, फिर अंदर जाएंगी, और ये सामने का भाग बिल्कुल सपाट होता है, पीछे पीछे का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जो कई तरह के होते हैं, कई उसमें तमाम स्पेनस स्ट्रक्चर कहलाते हैं ये, क्योंकि स्पाइन जो होते हैं स्पाइनस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये अलग अलग होते हैं, 5-7 करीब होते हैं स्पाइनस प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये क्या सर 5-7 क्या चीज होते हैं सर? ये 5-7 क्या होते हैं? स्पाइनस प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस, स्पाइनस प्रोजेक्शंस होते हैं। सरिता मैम माइक बंद कर लीजिए प्लीज। स्पाइनस प्रोजेक्शंस होते हैं, जो स्पाइनस माने स्पाइन से जुड़े हुए, तो स्पाइनस प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। देखिए इस तरह होता है, इनमें अलग अलग, तभी तो इधर से आके बाहर से हमारे रिब्स आके यही जुड़ेंगी ना, जी जी जी, जुड़ेंगी पीछे, तो रिब्स जुड़ेंगी, प्लस ऊपर एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्रे जुड़ेगी, तो यहाँ ये सब में ऊपर होगा। किसी ने ये यूनिक जोड़ने के लिए, जैसे कोई ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर इस तरह करके जोड़ेगी, तब बिना जोड़े तो पूरा बन नहीं सकता, क्योंकि अलग सिंगल सिंगल है सब। और उनके बीच में जो है डिस्क पड़ी होती है। ये जो ये दिखाया जा रहा है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ताकि जो है डिस्क दिखाई दे रही है, डिस्क कहीं भी देख लीजिए। सर एक बार स्क्रीन हटा के आप आ जाइए तो पूरा ढंग से दिख जाएगा। जी सर, दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, पर वो छोटा दिख रहा है ना, आप स्क्रीन हटाइए तो पूरा बड़ा दिखेगा स्क्रीन पर। जी सर, स्क्रीन शेयरिंग है ना सर वो? हाँ अच्छा, ये शेयरिंग। अच्छा, उसको हटा देता हूँ। जी जी जी। सर इसके 5 सेगमेंट होते हैं ना सर? ये 5 सेगमेंट होते हैं ना सर? हाँ, तो 5 सेगमेंट पर वो आप तो देखते, वो तो आप पढ़ेंगे, वो तो उसको पढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं, मतलब दिखाने का नहीं सर, हमसे ना एक क्वेश्चन पूछा था इस सेमेस्टर में, इसलिए सेगमेंट पूछ रही हूँ सर मैं, अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ। 3 मेन होते हैं, जब मेन का बात करें तो 3 मेन होते हैं बस। अच्छा अच्छा। अब ये देखिए, ये साइड है, ये निकले हुए हैं, तो ये जब निकलेंगे तो सर आप खुद को पिन कर लीजिए ना, तो आप पूरी स्क्रीन पे आ जाएंगे सर। पहले तो पिन कर रखा था सर ने, अब नहीं कर रखा, अब पिन हट गया है। आप अपने आप को तो पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। तुम भी कर सकते हो पिन शायद सर को। अरे आ गए, हम कर दिए। हाँ, क्या वो नहीं आ पा रहा है? हो गया सर, फुल स्क्रीन आ गए। नहीं हमारी तो नहीं हो रही। आप अपने में पिन करिए, उन सर के इस पे ले जाके पिन पे दबा दीजिए, सर वाली स्क्रीन पे जाके पिन पे दबाइए। हमारा हमने तो अपने कर दिया। हाँ, हुआ है। नहीं सर आ गया, पिन कर लिया सर आ गया। ये जो बगल दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलेंगे, तो जब इसके चारों तरफ, बीच में तो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, जब कॉलम है तो कॉलम के भेद के निकलेगी ना, तो इन्हीं को इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। इधर से निकलेगी तभी तो बाहर जाएगी। तो सर निकलेगी इनको हॉर्न भी बोलते हैं? नहीं, हॉर्न किसको बोलते हैं? हॉर्न इनको भी नहीं बोलते। हॉर्न तो जब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे अलग से, तब उसमें, तब ओके। हाँ, जब एक वर्टिब्री को लेके मरेंगे तब उसमें हॉर्न होगा। ओके। अब ये जो आया, ये दोनों तरफ आई, इधर भी आई उधर भी आई, तो दोनों तरफ साइड निकलती है। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन वो होगा, उससे यहाँ निकल आई बाहर, इधर निकली, दाएं तरफ निकली और बाएं तरफ निकल गई, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही जाएगी तो ये दो ब्रांचों में, यहाँ जो कई जो गुच्छे हैं, ये 2 ब्रांचों में बढ़ जाएंगे आगे निकल करके। एक चली जाएगी पोस्टीरियर, एक इंटीरियर। इंटीरियर सामने का, एक पोस्टीरियर, ठीक।
ये भी सही हो गया। अब पोस्टीरियर करेगी 3 जगह, 2 जगह सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर करेगी आपके पोस्टीरियर भाग के लिए, चाहे वो हेड हो चाहे नेक हो, आप पूरे चाहे ट्रंक हो, यहाँ करेगी लिम्फ वो मसल्स का सबको। इंटीरियर माने इंटीरियर करेगी और लेटरल करेगी। इंटीरियर वाला जो ब्रांच है वो इंटीरियर को करेगी, मतलब सामने वाले को करेगी, और लेटरल को करेगी, जो बराबर है उनको ये साथ कम साथ। करेगी। हाँ, ये कम करेगी, बस इतना अंतर है। लेकिन अब इसके बाद इसकी और विशेषता है, ये तुरंत ही इसका जो इंटीरियर 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 भाग प्लेक्सस बनाएगा, केवल थोरेसिक प्लेक्सस नहीं बनाएगा। और इसका प्लेक्सस बना क्या, ये नीचे वाली ऊपर वाली यहाँ से निकली, ये भी निकली, ऊपर वाली निकली, कोई नीचे वाली निकली, ये आगे चल के एक चारों सहेलियां मिल गई। अब इनको बतियाना शुरू कर दिया, बतियाने के बाद वहीं पे गुड हो गई। अब गुड मैं बता रहा हूँ इसे, अब उसमें एक दूसरे से अटैच हो गई। अटैच होने के बाद फिर ये ऊपर नीचे चली गई, तब जाती है मसल्स में। तो इसलिए एंटीरियर भाग में ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको इस वाले से आया कि इस वाले से आया कि इस वाले से आया। इसीलिए कहते हैं कि इनर्वेशन में कोई नर्व ऊपर की यहाँ वाली है ये भी प्रभावित करती है, वो आपको प्लेक्सस में दिखाई पड़ रहा होगा। और 5 जो प्लेक्सस होते हैं बस, एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सस, एक होता है ब्रैकियल प्लेक्सस, तीसरा होता है आपका लंबर प्लेक्सस, फिर आपका सैक्रल, फिर कोसिजियल। तो वो C1 से C4 तक आपको पहला वाला होता है सर्वाइकल, दूसरा C4 से T1 तक, C5 से T1 तक आपका ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, जो ये सप्लाई करते हैं कहाँ, ऊपर उधर हार्ट में जाएंगे, आंखों, ये सर्वाइकल तो आंखों में चला जाएगा, वहां सब आंखों में सब में ऊपर जाएगा, और अंत में आपको कंधे में बाहों तक पहुंच जाएगा। फिर जो उसके नीचे आएगा ब्रेकियल प्लेक्सस, वो भी चेस्ट वेस्ट में सब पहुंच जाएगा, तो ब्रेकियल इसीलिए कहा गया है। फिर इसके बाद थोरेसिक बनाती नहीं है, तो फिर आपका लंबर वाला मिलेगा। तो लंबर जो है, लंबर 1 से लेकर के लंबर 4 तक आपका लंबर प्लेक्सस कहलाएगा। फिर लंबर 4 से लेकर S4 तक, सैक्रल 4 तक सैक्रल प्लेक्सस कहलाएगा। और फिर कोसिजियल में केवल S5 और CO1, मतलब जिसको बोलेंगे कोसिजियल 1, तो एक ही फ्यूज होती है इसलिए उसको 1 बोल देते हैं। वो बन करके आपको कोसिजियल प्लेक्सस बनाएगी। इसमें केवल यही जानना जरूरी है, और सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा। ये वाला हुआ जो उसका प्लेक्सस तक का जो है मेन चीज जो है कि प्लेक्सस तक आपको बता दिया जाए, तो फिर हम लोग का वो खत्म हो जाएगा। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, प्लेक्सस तक हो गया हम लोग का, स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों का पूरा हो गया। अब जो स्पाइनल जो उसके जो ट्रैक्ट है वो बस वही थोड़ा ध्यान देना है। आज प्लेक्सस होते हैं, बस ध्यान रखिए। अब जो कितने सर, 8 फ्लेक्सेस होते हैं जी, कितने, 8 फ्लेक्सेस होते हैं? आज ओनली 5। अच्छा, थोरेसिक में कोई प्लेक्सस नहीं बनता है, और प्लेक्सस केवल इंटीरियर वाले बनाते हैं, पीछे वाले नहीं बनाते।
ये देखिए अब ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई। अब ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, देखिए अब शेयरिंग नहीं हो रहा सर। शेयर तो है, एक सेकंड रुकिए, शेयर है। नहीं सर है, शेयर है, वो मुझे फुल आपको पिन कर रखा था तो आपकी फोटो आ रही। अनपिन करिए सर को, अनपिन करिए तब दिखेगा। नहीं हो गया सही हो गया। ओके हो रहा है? हाँ जी सर सर, हो रहा है, फिट है। हाँ ठीक, हो रहा है ना? हाँ सर। तो अब देखिए हम लोगों ने दिखाया था कि इसमें क्या करिए, अगर इसको ट्राइवर्स सेक्शन में काटिए, मतलब ऐसे काट दीजिए तो वो उसका वो मिल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने पहले भी दिखाया भी था कभी कभी, तो उसकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत नहीं है? जरूरत है? कहीं दिखाना हो तो बताइए, पर अभी थोड़ा सा पहले बता दूं। जी सर अभी बता दीजिए, इसमें बीच समझ में, आएगा नहीं तो। बीच में जो जो जिसकी बात कर रही थी मैडम, वो कह रही थी कि हम ये हॉर्न जो है, ये पता नहीं उसमें दिखाएंगे नहीं, नहीं उसमें नहीं दिखाएंगे। नहीं सर याद आ गया सर, आपने उसमें बताया था सिंगल वर्टिब्रा में आएगा हॉर्न। यस सर। नहीं ये तो उसका ब्रेन वाला है, दिखा रहे हैं उसमें, कहीं होगा कहीं उसका, कहीं आगे कहीं देखिए, कहीं देखिए दिख जाएगा तो बात दूसरी है, नहीं तो नहीं। तो बहरहाल एक होता है सेंट्रल कनाल, माने जब वो जो हॉर्न की बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे अगर एक वर्टिब्री को हम लोग काटें और ट्राइवर्स सेक्शन माने ऐसे काट दें तो उसमें दिख जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हॉर्न, हॉर्न माने हम लोग ने कहा था कि जो ऊपर से संरचना आ रही है ब्रेन में, तो उसमें व्हाइट मैटर अंदर होता है और ग्रे मैटर बाहर होता है। ये कंसेप्ट हमको ब्रेन के संबंध में करना चाहिए कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी दिखाएंगे, स्ट्रक्चर उसमें ब्रेन का बहुत है, जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में सब बाहर होता है, ठीक। तो वो लेकिन जब वो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं तो वो ट्रैक्ट के रूप में आते हैं। ट्रैक्ट माने हम लोगों ने कहा था कि व्हाइट मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर माने एक्सॉन। क्योंकि व्हाइट मैटर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसमें माइलिन शीथ चढ़ी होती है और वो व्हाइट रंग की होती है, इसलिए व्हाइट जहां जहां ये मिलेंगे देखने को, वहां वहां आपको ये देखिए जहां जहां ये माइलिन शीट चढ़ी है, ये देखिए आप पूरा एक्सॉन, ये एक्सॉन में जहां जहां माइलिन शीट चढ़ी मिलेगी आपको व्हाइट मिलेगी। तो इनके स्ट्रक्चर में जब भी ब्रेन में होता है, ब्रेन में ये ऐसा अरेंजमेंट पड़े होते हैं कि ये जो एरिया है आपका, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें आपको लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस, जहां न्यूक्लियस लिखा हुआ है ये आपका डेंड्राइट है और ये सेल बॉडी है। ये जो एरिया है बाहर का सबसे आगे का एरिया, ये हमारा डेंड्राइट सूचना लेने का काम करता है, सूचना देने का नहीं, ये एक्सेप्ट करता है। तो ये जहां जहां पड़ा रहता है उसका रंग जो है ग्रे होता है, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। जहां जहां एक्सॉन बीच में पड़े होते हैं उस अरेंजमेंट में एक्सॉन में अधिकतर, एक्सॉन के बाहर क्या होगा, एक्सोलीमा होगी, वो कवरिंग होगी मेम्ब्रेन, लेकिन एक्सोलीमा के बाहर भी माइलिन शीथ चढ़ी होगी जो फैट की होगी, फैटी टिश्यू की होगी और उसका रंग व्हाइट होगा, इसलिए व्हाइट मैटर। लेकिन जब ये उतरेंगी नीचे तो व्हाइट मैटर बाहर की तरफ हो जाएगा और अंदर की तरफ हो जाएगा क्या, कौन सा, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर जो वहां का स्ट्रक्चर, जो ग्रे मैटर का वर्टिब्री में दिखाया गया था, वो हॉर्न की शक्ल में था, एच आकार का। आप पढ़िएगा इसमें एच आकार का है, एच आकार का। तो वो आपको लगेगा इस तरह मैं बनाना दिखाऊं तो समझ में अगर आ जाए तो, पहले इतनी नीचे में ऐसे ऐसे आकार का आपको दिखेगा। तो एच एच यू बना होगा, यू करके यू, ऐसे आकार का होगा। तो इस आकार का जो होगा तो एच आकार का आपको दिख रहा होगा ऐसे,
तो वो ये हॉर्न जो है यहाँ पर बड़े बड़े हॉर्न दिखाई पड़ेंगे, ये हॉर्न हो जाएंगे। तो इधर भी हॉर्न आपको लगेगा, ये वाला हॉर्न, ये वाले हॉर्न सींग की तरह, तो सींग की तरह होंगे। तो जो पोस्टेरियर पोर्शन होगा उसमें हॉर्न जो है बहुत नुकीला नहीं, जो नुकीला होगा, और जो इंटीरियर पार्ट होगा उसमें हॉर्न उतना नुकीला नहीं होगा। तो इस यहाँ पर ये जो यहाँ पर जब बनेगा, ये पूरा इस तरह मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ये वर्टिब्री है इस तरह, तो यहाँ पर ये जो बने होगा, यहाँ पर जो है पूरा सेंट्रल कनाल होगी और यहीं से वर्टिब्री ऊपर जाएगी। इसी को इन्होंने कहा है कि सेंट्रल कनाल। जो बात बोल रहे हैं ये सेंट्रल कनाल बोल रहे हैं कि ये जिसमें सीएसएफ प्रभावित हो। क्यों सीएसएफ कहाँ प्रवाहित होता है, सीएसएफ कहाँ प्रवाहित होता है बताइए। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में 3 लेयर की बात कर रहे हैं। 3 लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन में थी, जो ब्रेन में थी वो नीचे भी है, उनको हम लोग कहते थे ड्यूरामेटर, एर्कोनाइड और पायामेटर। पायामेटर, ठीक। पायामेटर बिल्कुल अटैच रहती है, पायामेटर बिल्कुल इससे टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से अटैच रहती है वो। तो और बीच वाली होती है आर्कनाइड मैटर। तो आर्कनाइड मैटर और पायामेटर के बीच में सब आर्कनाइड स्पेस होता, मतलब कैविटी होती है ना, तो कैविटी माने स्पेस, तो वो जो स्पेस होता है उसी स्पेस में सीएसएफ प्रवाहित होता है, सीएसएफ उसी में होता है। इसीलिए कहा इन्होंने कि केंद्रीय नलिका में सीएसएफ प्रभावित होता है। तो केंद्रीय नलिका में नहीं, बल्कि वो जो अंदर चूंकि नर्व है तो उसमें नेचुरली प्रवाहित होगा, ठीक। सीएसएफ का अध्ययन करने के लिए ये सीएसएफ मेन रूप से नंबर 3-4 में निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि 1-2 तक आती है तो 1-2 के नीचे निकाला जाता है ताकि कोई क्षति न हो। ग्रे मैटर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। ग्रे मैटर और यहाँ पर एक न्यूग्लियल कोशिकाएं होती है। तो न्यूरोग्लियल कोशिकाएं मतलब ग्लायल माने क्या, ग्लू से समझिए, चिपकने वाली। इनका अर्थ यह है कि उनसे अटैच रहते हैं और ये इनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन यही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन इनका और तमाम का योगदान है, लेकिन नर्वस फंक्शन के लिए इनका योगदान नहीं है, ठीक है। इनको ये सपोर्टिव सेल है। व्हाइट मैटर हम लोग समझ गए। तो ये देखिए, ये इस तरह का व्हाइट मैटर वाला बुरा दिया है उन्होंने कि अंदर, ये देखिए ये जो एच जिसकी बात कर रही थी मैडम, वो देखिए ये एच है, ये बना हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एंटीरियर है, अब मान लीजिए पीछे वाला पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर में हम लोगों ने एक और चीज बात कही थी, एंटीरियर भाग में मोटर नर्व आती है, पोस्टीरियर भाग में सेंसरी नर्व आती है। जो सेंसरी नर्व होंगी वो हमेशा बैकडोर एंट्री से होंगी, वो इसकी जाएंगी और बैकडोर एंट्री से चली जाएंगी ऊपर थैलमस में और अंदर कॉर्टेक्स में, और वहां से जब मैसेज लेके आएंगी तो वो हमेशा आगे वाले हॉर्न में देंगी, इन हॉर्न में देंगी, जो हमारा इंटीरियर पोर्शन है, ठीक। अब इनको ट्रैक्ट्स जो है, इनके कुछ ट्रैक्ट्स हैं, ये समझ लीजिए, हम लोग पढ़े इसको। ट्रैक्ट्स हम लोगों ने क्या कहा था कि ट्रैक्ट माने ये हुआ कि जब एक्सॉन नीचे उतरते हैं, नीचे माने ब्रेन से नीचे उतरते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, तो वो अनेक गुच्छों के रूप में होते हैं, मतलब हजारों जो है फाइबर्स अटैच होते हैं, तो उनको गुच्छों के रूप में जो उतरते हैं उनको हम लोग ट्रैक्ट बोलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, ट्रैक्ट किसके बने होते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो बताइए। आएगा प्रश्न में कि ट्रैक्ट बने होते हैं व्हाइट मैटर के, दूसरा होगा ग्रे मैटर के, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो आपको ये बताना है कि ये व्हाइट मैटर के हैं कि ग्रे मैटर के। व्हाइट मैटर के होंगे सर। यस, व्हाइट मैटर के होंगे, क्योंकि ये ट्रैक्ट माने एक्सॉन, जो एक्सॉन होते हैं उन्हीं के बंडलों को बोलते हैं। तो वो हमेशा जब भी आप बात करें तो यानी व्हाइट मैटर माने एक्सॉन और ग्रे मैटर माने सेल बॉडी, क्लियर।
जी अभी चलिए अभी आप बात पढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए, ये कह रहे हैं इनको असेंडिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं ये, यानी असेंडिंग माने कौन सा हुआ, सेंसरी की मोटर, सेंसरी पी सेंसरी, तो सेंसरी माने हुआ तो पीछे से जाएगी जी। हाँ उनकी बात कर रहे हैं जो ब्रेन तक जाएंगे। तो कहना है एक फेसिकुलस ग्रेसलेस होता है, ग्रेसलेस ये क्या होता है, कॉक्सिजियल और सैक्रल स्पाइनल नर्वों से मिलकर बना हुआ है, उनके नर्व फाइबर मिल गए और वहां से नीचे से चला ऊपर, ये फाइबर मेडुला स्थित न्यूक्लियस ग्रेसलेस अब ऊपर नीचे गया, कोसिजियल से गया और सैक्रल से गया और कहाँ रुक गया, मेडुला में। जो मेडुला में क्या मिला, न्यूक्लियस ग्रेसलेस, यहाँ फेसिकुलस है वहां उसका नाम न्यूक्लियस, वहां जाकर समाप्त हो गया। फिर यहां तक, इसके बाद वो ये इसकी वही लिमिट है, उसके बाद फिर वो मेडुला का काम है, ठीक। तो ये ट्रैक्ट, जो ट्रैक्ट की बात है असेंडिंग ट्रैक्ट। दूसरा होगा उसका नाम फेसिकुलस क्यूनिएट्स है, तो वो क्या काम करता है, थोरेसिक T6 और T1, T6 से लेकर T1 तक, और सर्वाइकल, तो यानी सर्वाइकल और T6 तक, C1 से लेकर T6 तक, इनसे नर्वों से मिलकर बना है। और ये फाइबर क्या है, मेडुला में जाएंगे और न्यूक्लियस क्यूनेट्स में समाप्त हो जाएंगे, वहां भी यही होगा और वो समाप्त हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये फाइबर T7 से नीचे नहीं पाए जाते, मतलब T6 तक रहेंगे, C1 से T6 तक के जो होंगे ये बनेंगे, ये फेसिकुलस क्यूनिएट्स होंगे, और फेसिकुलस ग्रेसलेस जो है वो कोसिजियल और सैक्रल से बना होगा, वो जाएगा ऊपर, वो पूरी लंबाई में होगा। और ये तो ऊपर ही T6 से ऊपर चलेगा, T6 से नीचे है ही नहीं। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है कि पढ़ना बाद में, यूज कहीं और होगा, यूज बहुत बाद में होगा। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, सुग्राही स्पर्श। अब देखिए ये बताइए सुग्राही स्पर्श क्या है, ये कह रहे हैं फाइन टच, दोनों ट्रैक से आप फाइन टच की बात करते हैं। तो फाइन टच एक कंसेप्ट है, यानी जब आप कोई टच करें तो आपको, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये कौन सा टच है, हमको 2 उंगलियों का है कि 1 उंगली का है कि हाथ का है पूरा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिमिनेशन वाला टच बोलते हैं इसको। तो ये फाइन टच कहलाता है। अगर 2 उंगलियों का हम लोग किसी को स्पर्श करें तो वो बता देगा कि 2 उंगलियों से स्पर्श किया है कि आपने 1 उंगली से स्पर्श किया है, ये बताने की संवेदना इसकी है। तो ये इसीलिए इसको फाइन टच कहा गया है। फर्स्ट लोकलाइजेशन, मतलब 2 लोकलाइजेशन माने कहां पर किया है, आपने हथेली पे किया है कि आपने हमारे कोहनी पे किया है कि आपने पीठ में किया, ये बता देगा। तो ये बताने वाला काम इसका है। 2 स्पर्शों में अंतर बता देगा कि आपने दो उंगली रखी है तो दोनों स्पर्श अलग अलग होंगे। और प्रोप्रियोसेप्शन, यानी इस समय कहां पर हम हैं, यानी किस जगह पर, प्रोप्रियोसेप्शन माने हमारी स्थिति किस जगह पर है, कहां पर है, तो स्पर्श के संबंध में किस जगह पर स्पर्श किया हुआ ये। और वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन अगर करके आपको किसी पैर में कहा जाए तो आप बता सकें कि वाइब्रेशन हो रहा है, ये बता सकने क्या आपको, वो बता देगा कि वाइब्रेशन, आप बता देंगे यूं बार बार कर रहा तो समझ जाएंगे वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन का डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये है। तो ये वाले जो ट्रैक्ट है, संवेदना है ना, ये तो सेंसरी है ना, ये बताते हैं कि ये संवेदना वाले इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने ये पेराइटल लोब से संबंध रखेंगे, स्पर्श वही बताता है ना। हाँ वो तो अलग जाएंगे, वो तो वहां जाएंगे, अभी तो यहाँ की बात हो रही है। अभी हम लोग केवल मेडुला की बात कर रहे हैं, मेडुला तक, वो आगे जाकर यही संवेदना जाएंगे, वो बताएंगे। तो नर्व जाकर क्या करेंगे, वो तो अलग, वहां ब्रेन का फंक्शन है यहाँ। फिर दूसरा स्पाइनोथैलेमिक, ये क्या करेंगे, इस ट्रैक्ट के फाइबर त्वचा में, देखिए त्वचा से शुरू होते, सारे त्वचा शुरू होता, रिसेप्टर वहां पर है, वहीं से केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ये आपका रिसेप्टर से ये फाइबर जन्म लेंगे। फिर कहाँ ले जाएंगे, स्पाइनल नर्व के माध्यम से आएंगे और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फिर कॉर्ड में आकर ये साइनस बनाएंगे, यानी इनकी सीमा वहीं पर है, तो साइनस बनाएंगे। साइनस बनाने के बाद कोई जो वहां का है, स्पाइनल कॉर्ड का है नर्व फाइबर, वो मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन से होकर वो थैलेमस तक पहुंचेगा। मतलब ये आए
और आने के बाद साइनस, अभी हम लोग साइनस पढ़ा था ना, तो साइनस पढ़ा था, वहां पर हम लोग कह रहे थे, तो वहां पर साइनस बना था तो वो मसल के बीच में था और नर्वस सिस्टम के बीच में था। यहाँ दोनों नर्वस सिस्टम के बीच में है, यानी यहाँ पर कोई आएगा और वो इन नर्व फाइबर से फिर यहाँ मिलेगा और मेडुला टेप करेगा, तो ये दोनों मिलेंगे और फिर वहां मिल करके यहाँ तक खत्म हो जाएगा ये और ये बाद में दूसरा जाएगा, वो ट्रैक्ट ले जाए थैलेमस पहुंचेगा, वो ट्रैक्ट क्या ले जाएगा, दर्द ले जाएगा, कोवर्स टच। अब कोवर्स टच माने क्या हुआ, अब फाइन टच है तो कोवर्स टच होना चाहिए। कोवर्स टच में मान लीजिए कोई पिन हल्के से चुभी और चुभने के बाद खत्म हो गई, आपको समझ ही नहीं आया कि कहाँ लगी थी। तो अगर ये ऐसा कोई हो कि कोई टच कहीं हुआ, समझ नहीं पाए आप, तो उसको कोवर्स टच बोलेंगे कि पता ही नहीं पा रहा है कि हमारा टच कहाँ पर है। ठीक है, तो ये स्पाइनोथैलेमिक वाले है, पता चलेगा कि ये है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, ये नहीं पता चलेगा। तो ये वाले कोवर्स टच और ताप टेम्परेचर का पहुंच जाएगा, ये स्पाइनोथैलेमिक से। तो अगर कभी कोई पूछे कि टेम्परेचर कहां से पहुंचेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से पहुंचेगा। अब इसमें एक और विशेषता है, इसके आधे भाग, मतलब इसमें जस्ट उल्टा वाले होते हैं, इस शरीर के लेफ्ट साइड के राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में जाते हैं। क्लियर? तीसरा, चौथा, स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट, फिर वही है, उसी तरह ये भी शुरू होंगे, त्वची ग्राही जन्म लेंगे, लेकिन इसमें अब जॉइंट भी शामिल है, टेंडन भी शामिल है और मसल भी शामिल है, यानी उसके भी वहां से भी जन्म लेंगे, वहां भी कोई मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टेंडन में प्रॉब्लम होगी, कोई जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, तो इसी ट्रैक्ट के माध्यम से जाएंगे। तो ये काम इनमें, और सब तो ठीक है, वो भी उसी तरह करेंगे, वहां पर फाइबर जाएंगे, अपनी साइनस बनाएंगे, फिर साइनस वहां दूसरा चला जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि दूसरी तरफ के तो ले ही जाते हैं, लेकिन उस तरफ के भी आधे कुछ उस तरफ के वाले भी चले जाते हैं। ये मेडिकल में कहीं यूज पड़ेगा कि लेफ्ट साइड वाला प्रभावित है कि राइट साइड वाला प्रभावित है, तो वही बताना पड़ेगा। तो ये बताएंगे कि ये कौन सा ट्रैक्ट हमारा प्रभावित है। वो तो था जो उल्टा साइड में जा रहा था, ये उस साइड में भी जा रहा है, ये उस साइड में भी जा रहा है, उल्टी साइड में जा ही रहा है। अब ये क्या काम करता है, ये पोस्चर बताता है कि आपका पोस्चर, आप कहाँ बैठे हुए हैं, ये आपको जगह आंख बंद करें तो ही बता दें, तो वैसे ही वहां ब्रेन को मालूम हो जाए कि आपका पोस्चर क्या है, यही बताएगा। बॉडी बैलेंस आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बताएगा। और ज्वाइंट आपका मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बताएगा। ये थैलेमस को सूचना देगा कि आप कैसे बैठे हुए हैं, आप पैर आगे किए हुए हैं कि पैर पीछे किए हुए हैं कि पैर मोड़े हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, ये बताने का ये काम है सेरेबेलम का। सेरेबेलम आगे चलेंगे, सेरेबेलम में सूचना लेगा ना वो। अब फिर आएगा पांचवा, स्पाइनल टैक्टल। अब टैक्टल हम लोग कहे थे ना कि मिड ब्रेन का टैक्टल पार्ट है, मिड ब्रेन का। तो ये यानी ये ट्रैक्ट क्या है, त्वचा से, पेशी से और संधियों से निकलेंगे, वही मसल से निकलेंगे, स्किन से निकलेंगे और हमका ज्वाइंट से निकलेंगे और मेरुरज्जु के वही स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मिड ब्रेन तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये टैक्टल ट्रैक्ट है। वो अभी देखिए उसका नाम था स्पाइनो सेरेबेलर, ऊपर क्या था, स्पाइनोथैलेमिक, वो थैलेमस में जा रहा था, ये सेरेबेलम में जा रहा था और ये जा रहा है ट्रैक्टल में मिड ब्रेन। तो इसमें क्या है, इसका मुख्य कार्य स्पाइनो विजुअल प्रतिवर्त, स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स है, यानी आंख को अधिक रोशनी आई उसने बंद कर दिया, या आंख को कोई प्रॉब्लम आई तो उसने जो है पलक झपका लिया। आपके सामने कोई तुरंत आवे तो तुरंत पलक झपक जाती है, इसलिए कि सुरक्षा देने का काम हुआ, तो ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए है। नाउ कम टू मोटर ट्रैक्ट्स। अभी तक तो आप लोग पढ़ा था हम लोगों ने असेंडिंग वाला, अब हम लोग मोटर ट्रैक्ट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया। आदेश, ये आदेश वाले लेके आए हैं,
तो इनको दो वर्गों में कहा गया, एक हुआ पिरामिडल, मतलब पिरामिडल ट्रैक्ट पिरामिड के आकार का है इसलिए, और एक कहा गया एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो पिरामिडल क्या करता है, कॉर्टिको स्पाइनल, देखिए कॉर्टेक्स से शुरू हुआ स्पाइनल में, वही तो है, क्योंकि कॉर्टेक्स से शुरू होगा ना आदेश का, आदेश वहीं से शुरू होगा। तो वहां से इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्थित पिरामिड आकार के नर्व कोशिकाओं के एक्सॉन है, पिरामिड के इस तरह के बने हुए होंगे, उनके एक्सॉन है जो कहा जाते हैं मध्य मस्तिष्क, पोंस और मेडुला से होते हुए उतरते हैं। ब्रेन में आए, पोंस में, मेडुला में, इन्होंने पढ़ा है कैसे हमारा उतरता है। इसका 65 से 70 भाग मेडुला स्तर में दूसरी ओर चला जाता है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहीं पर आया और वो ट्रैक्ट 70% भाग दूसरी साइड में चला गया, यानी ये क्रॉस कर लिया उसने, आया इधर से चला गया इधर, और शेष 30-35 भाग उसी ओर के में उतरा, कुछ भाग उसी ओर उतरा, लेकिन 30-35 और 60-70 अधिक चला गया। फिर क्या हुआ, स्पाइनल फाइबर स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर फिर चला गया वो स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वहां से वो अंगों में बांट दिया गया। इस ट्रैक्ट का संबंध शरीर की सभी क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6th को छोड़ करके सभी से जुड़ा हुआ है, ये उन्होंने बताया है। यह ट्रैक्ट शरीर की समस्त अस्थि पेशियों को गतिविधि को नियंत्रित कर, देखिए सारी जितनी है पेशियां, मसल, जितनी मसल है, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करके अस्थिगत संधियों पर गति उत्पन्न का, इसका काम क्या है कि इनको गति उत्पन्न करना है। तो ये पिरामिडल है, और ये 65 से 70% भाग दूसरी ओर जाता है, क्रॉस करता है, और शेष 30-35% उसी तरफ रहता है। और थर्ड वाले हमारे देखिए, थर्ड हमारा वो होगा, थर्ड होगा ऑक्लोमोटर, फोर्थ होगा नहीं, ट्रोक्लियर होगा, 2 होगा, ट्रोक्लियर होगा और एब्ड्यूसेंस होगा, और उसके बाद ट्राइजेमिनल, से जुड़ा ट्राइजेमिनल, ये ऊपर नीचे है, ट्राइजेमिनल 5वीं है, लेकिन वहाँ एब्ड्यूसेंस 6वीं है जी। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, अब दूसरा ट्रैक्ट हुआ, ये 6 ट्रैक्ट है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पिरामिड आकार की नर्व कोशिकाओं से अलग कोई अन्य नर्व कोशिकाओं से जन्म लेते हैं। ये वहां से आए, वहां के ऑर्डर लेके आते हैं। तो ये देखिए अलग अलग है। कॉर्टिको बल्बर क्या है, ये ट्रैक्ट मेर रज्जु में नहीं उतरता है, वह नहीं आता है, ठीक है। कॉर्टिको बल्बर, इसकी नर्व कोशिकाएं पिरामिडल ट्रैक्ट के क्षेत्र में आसपास के अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तो जहां पर पिरामिडल है ट्रैक्ट, उसी के आसपास है, और इससे एक्सॉन पिरामिडल ट्रैक्ट में समाहित हो जाते हैं। वहां से शुरू हुए, लेकिन पिरामिडल में जाकर के अटैच हो गए, आगे नहीं बढ़ते हैं, या क्या स्वतंत्र नहीं जाते हैं। ये ट्रैक्ट पिरामिडल ट्रैक्ट के माध्यम से फिर जो अर्थ संचालन को करवाने में भी सहायक है, लेकिन ये जाता इंडिपेंडेंट नहीं जाता है, ये उनके साथ चला जाता है। क्लियर हो गया। कॉर्टिको बल्बर ये वहीं पर रुक जाता है और ये उनके साथ जुड़ जाता है। दूसरा रूब्रो स्पाइनल, रूब्रो का अर्थ है लाल। तो मिड ब्रेन में स्थित 2 अंडाकार लाल केंद्रकों की नर्व कोशिकाओं से निकले एक्सॉन इस ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। यानी मध्य मस्तिष्क निकला है, तो रूब्रो का मतलब लाल हुआ। ये क्या करते हैं, इनकी स्थिति पिरामिडल ट्रैक्ट के अत्यंत करीब है, ठीक है। मेरुज्जु में पिरामिडल ट्रैक्ट के बिल्कुल बगल में रहते हैं, और इसका यूज कहाँ होता है, मांसाहारी जानवरों को चालाकी घात लेकर का हमला करने में सहायक होता है। ये ट्रैक्ट जो है, मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो ये काम, उनके पास ये जो है वो अधिक पावरफुल होता है। तो अगर कभी इस वाले को आप ऑपरेट करके इस ट्रैक्ट को कहीं भंग कर दें, तो उसको पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि हमला नहीं करेगा वो। अगर इस चीज को आप लोग रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट को आप कहीं उसमें लीजन जिसको बोलते हैं इंजरी कर दें, या उसको ब्रेक कर दें, या उसको ऑपरेट कर दें, तो इस
ब्रेन के ऑपरेशन से मांसाहारी जानवर घात लगाकर आक्रमण नहीं करता है। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पर एक बड़ा न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। हम लोगों ने वेस्टिबुलर पढ़ा हुआ है पहले कान के संदर्भ में, जिसकी नर्व कोशिकाओं के एग्जाम इस ट्रैक्ट की रचना करते हैं। ये ट्रैक्ट विजुअल स्पाइनल और ऑडियो स्पाइनल प्रतिवर्तों में सहायक होता है। केवल देख करके, विजुअल और इस ऑडियो सुन करके और देख करके आपको, आप जा रहे हैं, आपने कान से देखा, कान से सुना, आंख से देखा, तो कान से सुना तो भी आप रिएक्ट करते हैं, पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजाए तो भी रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अंदर जो नर्व होती है आपकी उनको प्रभावित करते हैं, जो कान के अंदर नर्व होती है उनको। वेस्टिबुलर है ना, तो वेस्टिब्यूल अंदर होता है कान के अंदर, कॉक्लिया के आसपास, ठीक। फिर ट्रैक्टो स्पाइनल, अब ट्रैक्टो से हम लोग समझ रहे हैं कि मध्य मिड ब्रेन से आएगा, टेक्टल है ना, टेक्टो माने टेक्टल, तो टेक्टल से आना यानी मिड ब्रेन से आया और उसके टेक्टल पार्ट से आया, और ये ट्रैक्ट नेत्रों और कानों में मिले संदेश पर ग्रीवा में प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। संदेश नेत्रों में मिला और कानों में मिला, उसको सुनाई पड़ा, उसने देखा, तो आपकी गर्दन के अंदर जो एक्शन होते हैं उस एक्शन को ये रिफ्लेक्स गर्दन से होता है। आपने सुना हाँ या ना कहा, जो भी कहा। फिर ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट की नर्व कोशिकाएं मेडुला स्थित न्यूक्लियस में है। देखिए मेडुला में ही ये शुरू होता है, न्यूक्लियस उसमें है। इसके एक्सॉन, ये मेडुला वाला है, नीचे वाला, इसकी कार्य ज्ञात नहीं है, परंतु इसका संबंध थैलेमस से होना पाया गया है। इसका संबंध थैलेमस में है, लेकिन भी उसका सारा कुछ क्लियर इनको नहीं है। फिर छठवां आया रेटिकुलो स्पाइनल, मस्तिष्क ब्रेन स्टेम की संपूर्ण लंबाई में विशेष नर्व फाइबर का जाल बिछा हुआ है, जो एक समूह में क्रियाशील रहता है। इसका संबंध एफरेंट और इफरेंट ट्रैक्टों से है और तब से सर्बर कॉर्टेक्स का लघु रूप कहा जाता है। ये ट्रैक्ट व्यक्ति के सोने जागने संबंधित है, यानी ये आपके बहुत से व्यवहारों को तय करता है। ये पूरे आपके अनेक फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है कि कैसे आप सोएंगे, कब जगेंगे, क्या देखेंगे, क्या नहीं, ये इन सब सोने जागने और सब। यानी क्यों, क्योंकि दोनों है, इसके दोनों सब इफरेंट और एफरेंट दोनों से है। तो यही नहीं कह सकते कि इफरेंट वाला ही करेंगे, दोनों में करता है। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारा ट्रैक्ट है, सोने जगाने इन सब का ये सहायता करता है। अभी समय है ना तिवारी जी? सर अभी 10 मिनट है। हाँ 10 मिनट, बस 10 मिनट में, 10 मिनट में इतना खत्म हो जाएगा। अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है? हम लोग ने मोटर न्यूरॉन पढ़ा, अब मोटर न्यूरॉन की बात आ गई। तो मोटर न्यूरॉन क्या हुआ, ऊपर से चला मोटर न्यूरॉन, और जो ब्रेन से आया, तो ब्रेन से आया और ब्रेन से आकर के कोई जरूरी नहीं कि वही सीधे चला गया हो हमारे स्किन में या मसल्स में या जॉइंट में। वो आया और आने के बाद उसने क्या किया, यहीं तक आया, कहां पर, मेडुला तक या स्पाइनल कॉर्ड तक आया। स्पाइनल कॉर्ड में आया और स्पाइनल कॉर्ड के आगे नहीं गया। तो उसने क्या किया, ये मोटर न्यूरॉन हुआ, देखिए इसके एक्सॉन मेर रिज में उतरता है, उतरा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। मेर रिज में ये एक्सॉन नए नर्व कोशिश साइनेप्स करेगा, जैसे वो साइनेप्स कर रहा था, वो भी तो आ रहा था और आने के बाद साइनेप्स कर रहा था, दूसरा जा रहा था, ये आया और यहीं पर रुक गया। इसने साइनेप्स का संदेशा, ये संदेश लाया कि भैया ये वाला काम करना है, तो बस वहीं रुक गया, कहा कि हमारा आगे नहीं जाना, तो इसको मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। ये आया अपर मोटर न्यूरॉन आया, तो मोटर न्यूरॉन तो है लेकिन अपर पोर्शन में रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे उतरना नहीं है। फिर क्या हुआ, इस पूरे जिसका एक्सॉन ग्रे मैटर अब साइनेप्स किया और फिर अंदर ग्रे मैटर जो हुआ वो वहां भी है ग्रे मैटर, उससे साइनेप्स हो गया, फिर वो उसने एक अपना अलग संदेशा भेजा, तो वो ऊपर वाले इसको बोलते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, इसी को रोकना।
अपर मोटर न्यूरॉन का मतलब हुआ कि जो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आया, न्यूरॉन माने इसमें न्यूरॉन क्या है, एक्सॉन आया, एक्सॉन आया ना न्यूरॉन मतलब जी। तो एक्सॉन आया, नीचे उतरा, लेकिन केवल स्पाइनल कॉर्ड तक सीमित रह गया, आगे नहीं गया। इसने कहा मैं यहीं तक हूं। क्लियर? जैसे कोई हरकारा हो, चिट्ठी ले जाने वाला हो, और वो दे दे कि भाई मेरा काम जो है पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना है, पोस्ट ऑफिस से अब इसको घर में होम डिलीवरी देने के लिए तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम केवल पोस्ट ऑफिस तक सामान ले जाना था। अब आपको इसको डिलीवरी देनी, होम डिलीवरी, तो आप यहां से अपने आदमी का इंतजाम करिए, वो लेके जाएगा। क्लियर जी। हुआ कि नहीं हुआ? जी जी क्लियर। ठीक, तो ये वो अपर मोटर न्यूरॉन हुआ। फिर क्या हुआ, इस पथ को तय करने वाले न्यूरॉनों को अब दूसरा क्या हुआ, एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न क्यों बोल रहे हैं? मोटर न्यूरॉन एंटीरियर माने सामने वाला। हाँ, तो इसलिए कि मोटर न्यूरॉन जब आएगा तो वो तो इंटीरियर में आएगा, वो पीछे तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, और तो वो तो सेंस नहीं मोटर है। तो इंटीरियर हॉर्न में एक न्यूरॉन नए न्यूरॉन से साइनेप्स करेगा, और फिर क्या कहेगा, एक वो जहां पर वहां से दूसरा न्यूरॉन जा करके वो चला जाएगा, कहां पर, हमारे जितने भी पेरिफेरल एरिया होंगे वहां चला जाएगा, चाहे ऑर्गन हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपका मसल्स हो, चाहे जॉइंट हो, वहां चले जाएगा। तो ये जो जा रहा, ये लोअर मोटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन हुए, एक ऊपर से यहां तक आया, एक यहां से नीचे था। ठीक है, क्लियर? जी जी। बोलिए, और सब क्लियर है जो लोग सुन रहे हैं? जी सर। सर अनिता? मतलब आपने यही बताया ना कि एक एक्सॉन जो है वो ऊपर से आया, हमारे इस ऊपर से ब्रेन से नीचे उतरा, और वो स्पाइनल यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पे ही खत्म हो गया, और उस दूसरा नया न्यूरॉन उस जो मैसेज है उसको नीचे साइनेप्स करके नीचे अलग से लेके गया। बस दो यही समझना है, बस बहुत सिंपल सा है, बस नाम है अपर लोअर दो, क्योंकि सब पूरा तो ये इसमें अगर मान लीजिए इनमें कोई लेजन माने कोई इंजरी हो जाए तो उसकी स्थिति अलग अलग होगी। देखिए, अगर पैरालिसिस हो गई, तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन की वजह हुई है तो स्पास्टिक होगी। स्पास्टिक माने क्या हुआ, ऐड जाएगा। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह होगी तो फ्लैसिड होगी। फ्लैसिड में आदमी लुंज पुंज हो गया, अकड़ा नहीं रहेगा। अंतर समझ लीजिए, बॉडी को अकड़ गई तो वो स्पास्टिक है। अगर पैरालिसिस है तो इस पैरालिसिस के भेद जब भी समझे कि स्पास्टिक है तो समझिए अपर मोटर न्यूरॉन, और नहीं तो लोअर। फिर अस्थपेशियों प्रभाव क्या होगा, कम से कम एक ग्रुप, जैसे फ्लेक्सर या एक्सटेंशन ग्रुप जो हमने पढ़ाया था तिवारी जी ने, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन तो वो पढ़ाया था, उनमें एक ग्रुप में कोई प्रभावित होगा अपर मोटर, और लोअर में क्या रहेगा, एक अस्थिपेशी, एक मसल कोई प्रभावित हो जाएगी, कोई मसल नहीं काम करेगी। जहां मसल नहीं काम करेगी वहां कोई फ्लेक्सर एक्सटेंशन ग्रुप नहीं काम करेगा, पूरा के वो उठा ही नहीं पा रहा, पैर को चला ही नहीं पा रहा, फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, ये होगा। वहां पर केवल एक अस्थिपेशी कोई होगी कि भाई ये वाला काम नहीं हो रहा, और तो काम हम कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पा रहे। फिर अस्थि संधियों पर, मतलब जॉइंट्स पर क्या असर होगा, संबंधित अस्थि संधि पर एसोसिएटेड मूवमेंट उपस्थित होंगे, उससे जो जुड़े हुए मूवमेंट होंगे, लेकिन प्रतिवर्त सामान से अधिक होगा। जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टेड होगा, बढ़ा हुआ होगा। और लोअर न्यूट्रॉन में तो असंधियों पर कोई जो है बिल्कुल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, और यहाँ प्रतिवर्त भी गायब होगा। अगर लोअर न्यूट्रॉन में होगा, लोअर में होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, एसोसिएटेड मूवमेंट नहीं होंगे नहीं, और रिफ्लेक्स होगा ही नहीं। तीसरा क्या होगा, बस इसको देखिए, जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, धीरे धीरे कभी इसका यूज एक ही बार हो सकता है जरूरत हो, लेकिन तब तक हम लोग ज्ञान बढ़ चुका होगा, फिर अगली बार जब पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा, अस्थिपेशियों की स्थिति क्या होगी, इसमें देखिए, अगर अपर मोटर होगा तो वेस्टिंग नहीं होगी, वेस्टिंग माने डैमेज होगा, डैमेज नहीं होगा,
और वहां डैमेज होना मिलेगा। वेस्टिंग माने सेल्स खत्म होना, सेल्स डैमेज होना यहाँ मिलेगा। रिपोर्ट में किसी में आएगा, वो जरूरी नहीं कि वो बताएगा कि वेस्टिंग हो रही है। तो वेस्टिंग अगर हो रही है तो लोअर है, और वेस्टिंग नहीं हो रही है तो फिर डीप, जो प्रतिवर्त डीप सुपरफिशियल कैसे होंगे, दोनों अलग है। डीप, तो डीप क्या होगा, मौजूद होगा इस वाले में, मतलब डीप में तो रिएक्शन होगा लेकिन लोअर में गायब होगा, और सुपरफिशियल ये कमजोर होगा, ये सामान्य होगा। ऐसे डॉक्टर देखते हैं कि भाई सामान्य है, वो टेस्ट करते हैं कि जो आपका रिफ्लेक्शन है कैसे है, सामान्य है तो ये ठीक है, इसमें गायब हो जाएगा, इसमें कमजोर हो जाएगा, उसमें डीप वाला नहीं होगा, सामान्य वाला होगा। रोग, अब रोग बताएंगे वो सेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस इसके रोग होंगे, और इसके पोलियोमाइलाइटिस, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस, ये जो है आपका, ये रोगों का आगे चर्चा कभी होगा तो हम लोग बताएंगे। अब खत्म हो रहा है, 5 मिनट और कर लीजिए सर। 5 मिनट बस, यहाँ तक खत्म करें फिर आगे वहां से पढ़ेंगे। जी जिस और में, अब देखिए अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, छुरा चाकू गोली लगने से मेरुरज्जु की विक्षति होती है। तो इसमें हेमी सेक्शन, मतलब कोई आधी कटे या पूरी कटे तो अलग अलग शिकायतें मिलेंगी, कैसे, ये वही बता रहे हैं। अगर आधी कट गई है स्पाइनल कॉर्ड तो क्या होगा, बाएं शरीर या दाएं शरीर में अलग अलग शिकायतें मिलेंगी। ठीक है, एक तरफ कट गई मान लीजिए तो क्या होगा, जिस ओर मेरुरज्जु कट गई है उस ओर क्या होगा कि चोट के स्थान पर असहनीय पीड़ा होगी, जो कटी हुई है बहुत पीड़ा होगी। पोस्चर और कंपन गायब होंगे, वाइब्रेशन नहीं होगा, पोस्चर नहीं, मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, संवेदना भी गायब हो जाएगी। मेरुरज्जु के काट स्तर पर लोअर न्यूरल न्यूट्रॉन विक्षति होगी, और अब वो लोअर मोटर न्यूरॉन का जो कंसेप्ट है वहां पर आएगा, और काट कहां पर, जिस तरफ जिस जगह हुआ है, और जिस जगह के नीचे अपर मोटर न्यूरॉन होगी, काट स्तर के नीचे अपर मोटर न्यूरॉन वाली जो स्थिति है वो होगी, और ऊपर काट स्तर पर लोअर मोटर न्यूरॉन वाली विक्षति होगी, जो उसमें ऊपर दिखाया गया है। दोनों को मिलाना पड़ेगा। जिस ओर मेरुरज्जु नहीं कटी वहां क्या होगा, दूसरी ओर काट स्तर के नीचे इस ओर दर्द, स्पर्श और ताप संवेद गायब, दूसरी तरफ गायब होंगे। जिस ओर मेरुरज्जु नहीं कटी है उस ओर के वेदनाएं गायब होंगी। ठीक है, अगर मेरुरज्जु में प्रॉब्लम है तो जिस ओर की नहीं कटी है वहां पर दर्द, स्पर्श और सब ताप वाप सब कुछ नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। जबकि कड्डी वाले में तो कंपन संवेद गायब होंगे वो चीजें, लेकिन इसमें तो कुछ ना पेन आएगा, ना कोर्स टच आएगा, ना ताप, कुछ नहीं मालूम। अगर कंप्लीट कट गई है तो क्या होगा, मस्तिष्क के केंद्रकों द्वारा संचालित कार्य सामान्य रहेंगे। जो ब्रेन ने न्यूक्लियाई भेजा है उनके काम तो सामान्य होंगे। रोगी के मस्तिष्क में कोई भ्रांति नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रेन उसका फंक्शनल है, ब्रेन में कोई नहीं है। अब वो कई कह रहे हैं कि मस्तिष्क के न्यूक्लियाई द्वारा संचालित कार्य सामान्य होंगे, रोगी के मस्तिष्क में कोई भ्रांति नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन में नहीं कटाव हुआ है, कटाव यहाँ हुआ। क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के स्तर पर शरीर की गोलाई में, मतलब आपका किसमें, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्या होगा, तीव्र पीड़ा की एक पट्टी मिलेगी जहां पर कटा होगा, क्योंकि वहीं पर कटा है तो वहां पर पूरी पीड़ा होगी। ठीक, उसी में चारों तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अनुप्रस्थ काट के नीचे के अंगों में संवेद और प्रेरक कार्य अव्यवस्थित होंगे, क्योंकि कट गई है तो नीचे के वाले जो है वो अव्यवस्थित होंगे सब, मतलब दोनों काम, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो सिंक्रोनाइजिंग होगा, ऐसा नहीं। स्पाइनल शॉक, फिर ये कह रहे हैं स्पाइनल शॉक शरीर की वो स्थिति है जिसमें
शरीर में पेरिफेरल ब्लड फ्लो रुक जाता है, ये स्पाइन शॉक कहते हैं। ब्लड फ्लो रुक गया तो शॉक, हम लोग शॉक पढ़े हैं अभी, तो शॉक जानते हैं, तो वही शॉक कह रहे हैं कि पेरिफेरल ब्लड फ्लो, पेरिफेरल में तो यहाँ भी चाहिए ना को, तो ये शरीर में परिधि रक्त प्रवाह रुक जाता है तो रक्त दाब घट जाएगा, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषण सामान्य से कम मिलेगी, क्योंकि नेचुरली सप्लाई नहीं कर पा रहा है। त्वचा क्या होगी? शुष्क होगी, आभाहीन होगी, रक्त प्रवाह कम होने के कारण घाव बेडसोन होने लगेंगे स्पाइनल शॉक की वजह से। अगर पूर्ण अनुप्रस्थ काट के अनुसार देखें क्या होगा? तीसरा, सर्वाइकल अगर C4 होगा, C4 में कटा होगा तो आपका श्वसन रुक जाएगा। अगर C4 के स्तर पर कटा होगा, C4 पे कट जाए कोई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो श्वसन हमारा रुक जाएगा। C5 में हो जाएगा तो हाथों पांवों का पैरालिसिस हो जाएगा। C5, तो C5 इंपॉर्टेंट हो गई ना, C4 इंपॉर्टेंट, श्वसन रुक जाएगा, C5 इंपॉर्टेंट हो गई। थोरेसिक में अगर काट हो गई तो पांव का पक्षाघात होगा थोरेसिक में, और काट स्तर के नीचे अंगों में ऐंठन और सूजन होगी। अगर थोरेसिक में होगा तो क्या होगा? नीचे पांव का पक्षाघात हो जाएगा, पांव का होगा, ऊपर हाथों का नहीं होगा, और नीचे के अंगों में ऐंठन और सूजन होगी। लंबर क्षेत्र में अगर काट हो गया तो दोनों पांव का पक्षाघात होगा। लंबर क्षेत्र में देखिए वहां पर भी थोरेसिक काट में, काट के कारण पांव का पक्षाघात होगा, और लंबर क्षेत्र में काट होने पर दोनों पांव का पक्षाघात होगा। पूर्ण अनुप्रस्थ काट स्तर के नीचे सभी संवेद गायब हो जाएंगे। लंबर क्षेत्र में अगर होगा तो गायब हो जाएंगे, और मूत्राशय मलाशय के संवेद गायब होने से इनका उत्सर्जन कार्य अनियंत्रित स्वचालित हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? घा के कहा गया है, घा के लिए, लेकिन नहीं, पांचवा पूर्ण अनुप्रस्थ काट वाला बता रहे हैं कि पूर्ण अनुप्रस्थ काट में पूर्ण अनुप्रस्थ काट के स्तर के नीचे सभी संवेद गायब होंगे, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से कट गई तो नीचे कोई सेंसेस नहीं है, और मूत्राशय मलाशय के संवेद सब गायब हो, क्योंकि नीचे वाला ही तो यूरिनरी ब्लडर को सप्लाई कर रहा है इसलिए। और डीप सुपरफिशियल पृथ्वी ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ना डीप होगा ना हो, क्यों? ये पूर्ण अनुप्रस्थ काट है, यानी पूर्ण रूप से कट गई है, उसके नीचे के सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे। यहां तक जो है हम लोग का थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी, अभी आप जब 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, और इनके जरूरत हो सकता है एक ही आध बार पढ़े, जरूरत हो सकता है इनकी आवश्यकता बहुत कम पड़े, लेकिन जानना इसलिए जरूरी कि आपको ये नहीं जानेंगे तो एक कोई केस मिलेगा तो उस पर हम लोग कभी वो आएगा कि ये चीज है लोअर मोटर, तो हम लोग समझ जाएंगे, वो कहेगा लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, वहां रिपोर्ट में लिखा होगा, तो हमको और फिर लिखेगा C4 C5 या जो भी लिखेगा T1 T2, तो हम लोग 2 चीजें रिलेट करेंगे कि इस चीज से ये चीज होंगी, तो हम क्या करेंगे? हम ट्रीटमेंट उन चीजों पर जो प्रभावित हो रहा है उन पर दे देंगे ना जी। मान लीजिए उसने कोई रिपोर्ट दिया, तुम रिपोर्ट से हमको क्या होता है, हम गैदर करते हैं, तो हम ये तो नहीं, हार नहीं मानते ना, तो हमको ये करना है कि वो जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बेसिस हमको लगेगा कि करना क्या है। अगर वो कहेंगे पैरालिसिस हो रही नीचे के लेवल, तो हम नीचे के लेवल के जो पैरालिसिस है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, और जो काट हुई है उसको जोड़ने की बात करेंगे कि कैसी कटी हुई जुड़े, तो ये इससे हमको मदद यहाँ मिलेगी। और इसी ब्रेन का देखिए, ब्रेन सबसे कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, वही कंट्रोलर है, तो जो कंट्रोलर वो जो आपका अध्यक्ष होता है उसी से मिलना मुश्किल है। CEO अगर हो गया तो भी बहुत, तो हमारा CEO बैठा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर अध्यक्ष बैठा हुआ है ब्रेन, तो दोनों हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं।
तो इसलिए ये नॉर्मली हल्के से लोग पढ़ाते हैं, वो उसको कहते थे पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आता है सर, जाने नहीं आप बहुत है। अपर मोटर न्यूट्रॉन क्या है, तो जब जानेंगे, जान थोड़ा सा है, जान गए तो एक आइडिया बन गया ना कि हाँ क्या है, उसके आधार पर हम लोग दे देंगे। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चल के काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वो ब्रेन को समझना भी बहुत कठिन भी नहीं है। ट्रीटमेंट ब्रेन के अच्छे हैं, आप लोग धीरे धीरे बताएंगे, अभी समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखिए, ये एक एक कोई चीज याद मत करिए, समझते चलिए। किसी को कोई क्रोध आ रहा हो, हमको मालूम है क्रोध आने में हम क्या करना है। अगर किसी को बहुत क्रोध आ रहा हो तो हमारे पास तमाम चीजें हैं, जैसे हमको चाइनीज में मालूम है क्रोध है हमारा लीवर का है, तो हम लीवर टू सिडेट कर देंगे, तो लीवर को हम कर देंगे, ठीक है। फिर अगर नहीं होगा तो लीवर यांग राइजिंग, लीवर इन डिफिशिएंट यांग राइजिंग, या लीवर हीट, हमको लीवर के चैप्टर में जाएंगे, उनमें पॉइंट लिखे होंगे 5-7, वो पॉइंट लगा देंगे। फिर हमको आयुर्वेद में मालूम होगा तो आयुर्वेद में हम कह देंगे बोथ रिंग फिंगर, वाद ज्वाइंट, और आप लोग बताइए, देखिए आप लोग मुझसे अधिक कम नहीं जानते। क्रोध माने क्या हुआ, हिंदी से सीखिए, हिंदी बोलते हैं भैया हमारे यहाँ कि क्रोधाग्नि, अग्नि से रिलेटेड, तो क्रोध माने अग्नि। भाई ये ज्वाइंट हम लोग कह रहे हैं सीएम नेम के हिसाब से, ये क्या है हमारे, ये हमारा जो है लीवर है, लीवर और गॉल ब्लैडर में हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। ये क्यों दिया, क्योंकि अचानक गुस्सा आ रही ना, तो इसलिए हम लोगों ने दे दिया इस पर, और अग्नि घटा दीजिए, खत्म। अग्नि घटाने का तरीका हम जानते हैं, सिंपल सा है, 2 3 सिडेट 1 4 2, और अधिक हो गया 2 3 4 सिडेट 5 6 2, और कुछ हो गया 2 1 2 3 4 सिडेट 5 6 2। वात पित्त पढ़ रहे हैं, वात पित्त दोनों, जो इनिशिएटर कौन है, वात, फिर अगली बार पित्त, तो दोनों को खत्म करेंगे और कफ को बढ़ा देंगे। मतलब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी अपने आप। देखिए अब आप लोग जिस ढंग से समझ रहे हैं उस ढंग से आप लोग अपना बनाना शुरू करिए, सिंपल से शुरू करिए। नाक के प्रोलेप्स है, नाक में कोई फुंसी हुई है, तो नाक में पहले पहुंचिए। नाक में पहुंचने का तरीका हमारे पास ये है कि ये 6वां 7वां या 8वां, नाक माने 8वां, तो फिंगर नंबर 8, फिंगर नंबर 8 हो गई ना, फिंगर नंबर 8। अब फिंगर नंबर 8 में हमारे पास क्या, हम लोग 0, ये तो 0 है, नाक यहीं पर है, तो 0 मान लीजिए, 1 2 मान सकते हैं, 0 मान लेंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, इधर भी हो इधर भी कहीं नहीं हो, तो 0 हो गई, तो 0 स्पाइरल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, वही तो करना है जो फुंसी के निकालने के तरीका है हमारे पास। फुंसी माने 4 5 सिडेट, यस 4 5 अवरोध हटाएंगे, 3 6 टोन 0 टोन 9 सिडेट, फुंसी का इलाज हो गया। कहीं भी आइटम को हटाना, रिमूव करना, तो 4 5 सिडेट 3 6 टोन, जो भी गांठ बना हो उसको रिमूव करना है, तो पृथ्वी और जल को, पृथ्वी को आंखों में बहुत जलन हो रही है आपको, आंखों के लिए जलन हो रही है, तो आपने पहले कहा कि लीवर में, इसमें इस वाले फिंगर अग्नि में यहाँ लगा दीजिए। नहीं आपको हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर में जाइए, वही 8 नंबर यहाँ भी तो आएगी, यहाँ भी तो आंखों में तो 8 नंबर आएगी जी, 8 नंबर में। फिर वहां क्या करें, वहां पर एक और हमारे पास आंखें लाल हो जाएंगी, हीट को सिलेक्ट करना है, डाल दिए। सर आइस के जॉइंट पे भी तो कर सकते हैं ना, आइस के जॉइंट पे भी तो कर सकते हैं हम। हाँ वही कह रहा है, वहां भी कर सकते हैं, वही कहा वहां भी कर सकते हैं। प्लस अगर हमको पहुंचना है यहाँ,
कैसे पहुंच रहे हैं ये आप सोचिए। हमारे पास हम शरीर के स्ट्रक्चर हैं, हमने कहा 8 नंबर पहुंच गए। अब 8वें नंबर में जब पहुंच गए हम, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि अब इसकी अग्नि घटानी है। फिंगर नंबर 8, तो हमको अग्नि के लिए एक स्पाइरल चाहिए। हमने कहा वेयर टू ट्रीट फिंगर नंबर 8, थर्ड स्पाइरल, थर्ड, वेरी गुड, थर्ड स्पाइरल। और फिर हमारे पास क्या करना है? हमको अग्नि के 2 3 सीडेट करना है, वो कह रहा 2 कि 3 सीडेट करना है, 2 3 सेडेट, तो सीडेट करना है। 2 3 1 4 ये हमारे पास तय है। अब उसने कह दिया कि हमारे आंखें लाल भी है, तो लाल का हमारे पास कोई रंग है कहीं? लाल इसका दिशा का रंग होता है, सात है ना? हाँ 7 का रंग होता है। तो 7 सीडेट कर लीजिए, 8 टोन कर लीजिए, आंखों का रंग गुलाबी कर लीजिए। हाँ पिंक कर लेंगे तो वो सीडेट हो जाएगी, दोनों सीडेट होगी, रेड से भी सीडेट होगी, पिंक से भी सीडेट होगी। 2 3 तो वही रहा, 2 3 7 सीडेट, 1 4 8 टोन। क्लियर हो गया ना? ऐसे जी। ऐसे जो है ट्रीटमेंट करिए, ऐसा डरिए नहीं। ऊर्जा ऊर्जा बैलेंस अपने हिसाब से करिए। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा बिल्कुल रथ के 4 घोड़े हैं, उनको आप वो नकेल आपने अगर चारों यूं थाम लिया तो वो आपके हिसाब से मूव करेंगे, और थामने नहीं पाए तो साले भागने लगेंगे सब घोड़े। तो एनर्जी को भूलिए नहीं। द्रव्य और वेद में स्पेशली द्रव्य, गुण, कर्म, 3 को मत भूलिए, और अपने हिसाब से कुछ भी करिए और डरिए नहीं। कभी द्रव्य को आप घटा रहे हैं, कभी गुण को, कभी कर्म को, खत्म। तो ये मत समझिए कि कोई ट्रीटमेंट बहुत खराब है, बहुत गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। जहां भी आपको सर जैसे हीट को हटाना है तो 1 4 टोन 2 3 सीडेट कर लेते हैं, हाँ? और हाँ। अगर हीट को हटाना है तो 1 4 टोन 2 3 सीडेट कर देते हैं, हाँ, और वो तो ह्यूमिडिटी को, और सर हाँ। ह्यूमिडिटी को हटाना है तो ह्यूमिडिटी क्या इन्फेक्शन? सर वो ह्यूमिडिटी वही होगी इन्फेक्शन। यस सर। नहीं नहीं, ऐसा है मैडम, अनिता मैम, ह्यूमिडिटी जी सर। आपकी चाइनीज में है, हमारे ह्यूमिडिटी नहीं है, हमारा हाँ राइट इन्फेक्शन सर, है। मैं सर मैंने गलत टाइम पे क्वेश्चन कर नहीं दिया, नहीं, कोई पर बात नहीं, एक्चुअली ऐसा सीखना। नहीं सर, इसमें भी ऐसा तो है ना, आयुर्वेद में भी तो ह्यूमिडिटी हो जाती है ना सर। 0 टोलरेंस फिर तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं वो तो ठीक है, पर सर उसको जैसे वाटर और अग्नि का रहता है ना, इसमें भाई हम 3 तो 4 सीडेट करना चाहिए क्या सर ह्यूमिडिटी के लिए? उसमें कह रहा कि जलन नहीं है, जलन हाँ नहीं जलन नहीं है। है, वो कह रहा जलन नहीं है और इचिंग हो रही है। अब यस बताइए, सर। तो चेंज करिए, प्रोटोकॉल चेंज कर दीजिए। हाँ इचिंग तो किसका? इसमें 3 4 सीडेट 5 6 टोन। वायु और अग्नि, सेडेट करेंगे। टीचिंग वायु और अग्नि 2 3 है, हाँ 3 4 सीडेट हो जाएगा ना सर, ये 2 और 3 5 6 टोन। टीचिंग के केस में 2 3 अच्छा वायु और अग्नि। अगर जलन नहीं है तो 3 तो कहीं आएगा ही नहीं। 3 तो जलन 3 को सिलेक्ट करने की अगर जल्दी नहीं। स्किन पे है तो फिर 1 2 करेंगे। यस, इचिंग माने बात। हाँ इसकी स्किन पे है अगर तो 1 2 करेंगे। नहीं। मैम, इचिंग माने बात। यस सर। इचिंग माने ये बनाइए प्रोटोकॉल, इचिंग माने बात। अब बात को खत्म करने के लिए 2 ताकत है, या तो हम पित्त बढ़ाएं, और अगर नहीं पित्त बढ़ाना चाहते तो कब बढ़ा दें। हाँ तो 5 टोन 5 6 टोन हो गया ना सर यहाँ पर। हाँ 5 तो 6 टोन हो गया, ओनली 2 सीडेट कर दें या 2 4 सीडेट कर दें? 1 2 1 सीडेट 2 सीडेट 1 2 सीडेट 4 5 भी टून कर सकते हैं। नहीं सर ह्यूमिडिटी में तो पर सर वाटर कंटेंट भी होता है ना सर। नहीं, आप ह्यूमिडिटी कहाँ ले रही हैं? ह्यूमिडिटी आप कैसे जाना? ह्यूमिडिटी वहां ट्रीट करनी है। अगर ह्यूमिडिटी आप कह रही हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ी है तो नहीं सर, वहां एक जनरल क्वेश्चन है मेरा एक, ये तो वैसे भी नहीं, वो किसी से प्रश्न करेगा, ह्यूमिडिटी नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा हमको इचिंग हो रही है। वो ह्यूमिडिटी बोलेगा नहीं, ह्यूमिडिटी तो नहीं, हम पर बोलेंगे। हमको समझना है ना सर, वो तो हमको समझना है इस चीज को कि नहीं, हमें वहां पर ह्यूमिडिटी शो हो रही दिख रही है, वो नहीं हाँ, समझता इस चीज को, कि पेशेंट नहीं समझ रहा, बट हम समझ रहे हैं उस चीज को कि वहां पर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को अपन इन्फेक्शन बोलते हैं।
इन्फेक्शन के लिए अपन 0 टोन 9 सीडेट तो कर रहे हैं, हाँ। बट उसमें ये सारी चीजें क्या लेंगे जो, आपको लग रहा है कि जल की वजह से, तो 1 to 4 सीडेट कर दीजिए। हाँ 1 to 4 सीडेट कर सकते हैं और 5-6 टोन करना। ओके सर, राइट सर। है ना, हमारे पास तो सब वो है। अगर आपको लग रहा है कि वहां जल बढ़ा हुआ है किसी रूप में, तो 1 to 4, 1 2 तो हम वात ले रहे हैं, वात इचिंग है तो हम उसको जी कर लिया हम लोग। और तब अगर आपको लग रहा है, तब तो आपको उधर, तब तो आपको 3 ले लेना चाहिए वहां। जब आप कह रही हैं तो आपको याद करिए, अगर आपको हम लोग एक ट्रीटमेंट और देते हैं इन्फेक्शन में, बोलिए। क्या सर? 0 to 9 सीडेट के बाद अगर नहीं हो तो और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बताइए, आप ही लोग जी सर, तो स्ट्रॉन्ग में तो 6 ऐड हो जाता है ना सर? और इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन की भी बात कर रहा हूं। अगर इन्फेक्शन हो और 0 to 9 सीडेट से ठीक ना हो रहा हो, तो इन्फेक्शन माने क्या? इन्फेक्शन को आप डिफाइन करिए वैसे मेडिकल में। इन्फेक्शन माने जल और अग्नि। हाँ, ठीक। हाँ तो वही तो सर मैं बोल रही हूँ कि जल और अग्नि से मिला ह्यूमिडिटी, तो जल अग्नि बना को, ह्यूमिडिटी। दो हमारे पास दुश्मन आए और जल और अग्नि आए। हमने कहा कि, जल से कहा कि यार भैया तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, या हम, और या हमने देखा कि जल की वजह से ही हो रहा है। जल की वजह से आपने कहा ना, एक आपने नहीं बता दिया प्रोटोकॉल, आपने कहा कि जल की वजह से हो रहा है, क्योंकि जल हुआ, बारिश हुई, जल जहां गिरा तहां तुरंत हमारा बैक्टीरिया डेवलप हो गया। तो अग्नि से कहा कि तुम तो इतने बढ़िया आदमी हो, कहाँ फंस गए तुम इस जल के चक्कर में, यू आर सो पावरफुल। तो हमने क्या किया, जल को सिडेट कर दिया, अग्नि को बढ़ा दिया। तो अग्नि ने जला दिया सबको, सारे बैक्टीरिया को मार डाला। 3 टोन कर दिया और 4 सीडेट कर दिया। और क्या, यही तो है Only स्ट्रॉन्ग one एंटीबायोटिक। digit सर। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक 0 to 9 सीडेट के साथ ऐड करिए 3 टोन 4 सीडेट। दोनों को अलग कर दीजिए ना, बस अलग करना है, किसको अलग, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, आप समझ लीजिए। यहां पर अग्नि से जलाना है किसको, बैक्टीरिया को। जल की वजह से पा करके केवल जब तक गर्मी थी तब तक बैक्टीरिया नहीं डेवलप कर रहा था। अचानक बारिश हुई और पतंगे तुरंत उड़ने लगे। याद करिए ना, तो यानी जल ही तो है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप हुआ। तो 3 टोन 4 सीडेट, ये आपका 0 टोन 9 सीडेट और 3 टोन 4 सीडेट, दिस इज कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। नोट कर लीजिए, ये तो चीज सीखते जाइए ना भाई। अब दोबारा मत, जैसे एक नॉर्मल एंटीबायोटिक हमने कहा 0 to 9 सीडेट, फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक 3 टोन 4 सीडेट, ये हो गया। तो अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं वहां, तो हम ये वाला तो अप्लाई करें ही करें। हमारे पास एक और चीज है, 1 2 में जो भी, तो 2 अगर हम ले रहे हैं तो 1 2 में जो भी 1 2 वायु है तो 2 को हम ले सकते हैं। तो अगर ना हो तो 2 को लें। तो हम किसी फोर्स को लें बात में, अगर ईचिंग है तो 2 और ले लें, 0 to 4 9 सीडेट कर दें सर। हाँ, वो अलग अलग रखिए इसको। जो इसमें जो एनर्जी आपके पास ना हो, 2 एनर्जी तो चाहिए क्योंकि ईचिंग है। हाँ सर, मेरा एक और डिस्कशन है सर इसी चीज पर ही। जैसे अपन ने पहला वाला प्रोटोकॉल लिया 1 to 4 सीडेट 5-6 टोन लिया सर, तो इसमें 5-6 क्या शो कर रहा है सर? 5-6 कोई भाई, हाँ अभी हम लोग कर रहे थे कि 5-6 क्या है। 5-6 जो है, कोई जो इचिंग हो रही है किसी मूवमेंट की वजह से, कहीं कुछ 2 माने मूवमेंट भी तो है। यस सर, माने मूवमेंट, 2 मूवमेंट है तो स्थिरता दे रहे हैं उसको। नहीं, मूवमेंट को तो स्थिरता दे रहे हैं, बट 5 तो अपने आप में ह्यूमिडिटी हो गया सर। 5 ह्यूमिडिटी कहाँ है? तो 5 अच्छा, पृथ्वी तत्व तो ह्यूमिडिटी हो गया ना सर। कहाँ? अब दो चीजें अलग मिक्स मत करिए। वहां
आयुर्वेद 5वें कहाँ ह्यूमिडिटी है? मैम राइट अपने सर, दोनों राइट। क्वेश्चन को सेपरेट करिए क्योंकि हाँ, सो कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। रियली में यही कंफ्यूजन है आप दोनों क्वेश्चन को सेपरेट करिए। एग्जैक्टली वो सर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वहाँ तो मैच कर जोड़ना है, मिला वहाँ रही तो हूँ जोड़ना सर। है। हाँ 5 वहाँ है। ये यस 1 सर, to 4 किस केस में लेना सो चाहिए, किस केस कंफ्यूजिंग में सर। करेंगे? 1 to सर 4 जैसे स्किन पर इस समय ये वाले टाइम पर स्किन पर रैशेस हो जाते हैं जो ह्यूमिडिटी के कारण वो उन्होंने ये कहा कि 1 to 4 इसलिए ले रहे हैं कि इनका कहना है कि जल बढ़ा, जल की ह्यूमिडिटी मतलब जल माने जल बढ़ा है, तो हमने बात को लिया और जल को, तो बात जल दोनों ऑक्सीडेट कर दिया, और हमने 5-6 को अगली जो हमारी पैरालॉजी थी स्थिरता ला दी, फिजिकल कैसे दिखेगा आपको? कोई पेशेंट क्या लेके आएगा? 1-2 के लिए तो दिखता है कि खुजलाते हुए आएगा और उसको लगेगा, लेकिन 1 to 4 वाला पेशेंट कैसा दिखेगा? उसके खुजली में पानी निकल रहा है? नहीं नमी भाई, जैसे बारिश का मौसम है नहीं तो खुजली में पानी निकल रहा है। नहीं मैं एक जनरल मेरा एक जनरल है कि बारिश ये तो सोचना होगा ना कि ये क्यों देना मैं चाह रहे वही हैं। चीज बता अगर रही वो हूँ खुजला रहा है तो क्या वहाँ पानी निकल रहा है या पानी नहीं, नहीं पर निकल वहाँ रहा? ड्राइनेस नहीं है, बट ऐसा है, वहाँ देखिए दो ड्राइनेस चीजें नहीं ना है। डिस्कशन में, देखिए कोई भी रोग आए डिस्कशन में, हम लोग कोई डिस्कशन में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग केवल एनर्जी का प्रोटोकॉल देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम सर। लोग को ये देखना चाहिए। अभी नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे आपको एक बार अभी जब समय मिलेगा तो वात पित्त में जो चरक में बताया गया है वो बताएंगे कि वात के ये नेचर है, वो हम अलग से आंखों के बारे में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन बात की ये नेचर है, पित्त के नेचर है, तो वो जब पढ़िएगा उनमें डिस्कशन करिएगा उनमें। तो द्रव्य गुण हमारा साथ साथ कहना, द्रव्य गुण कर्म तीनों को याद रखिए, तीनों को जहां यूज पड़े वहां कर लीजिए, कहाँ करना है ये तो आपको तय करना है। हाँ तो सर, नहीं मैं वो बस मेरा यही हम कंफ्यूजन लोग था बस सर हिंदी कि शब्दों के साथ वो जो है। चाइनीज को और उसको मैंने मैच कर दिया, वो गड़बड़ हो और गया कोई था सर। प्रश्न, और कोई प्रश्न? सर बिल्कुल ठीक है सर। शीतल जी आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? शीतल जी आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ तिवारी जी, आप क्या कह रहे थे कि वहाँ पानी गिरता हुआ आ रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा सर, नहीं है। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं एक्चुअल है। में वो नमी की वजह से है, इस वजह आप से सुनते वाटर को रहिए। सीडेट कर रहे हैं, और ड्राइनेस होगी तो अपन को अलग कंडीशन हो जाएगी। वहां नमी है, ड्राइनेस नहीं है, इस वजह से अपन 4 को सीडेट कर रहे हैं। राइट सर, मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर? नहीं ठीक है, हो सकता है सिचुएशन को हो सकती है, बीमारी तो बहुत होती है। तो नहीं सब नहीं लोग मैं बनाना शुरू कर दिए कि नहीं आप लोग असाइनमेंट? सर अभी तो नहीं किया शुरू। असाइनमेंट देखिए, सेमेस्टर 1 के सारे पूरे हो गए शीतल जी? सर मेरा कंप्लीट हो गया। आपका 4 में? सर मैंने जब एग्जाम दिया था ना, वो तब असाइनमेंट कर लिया था मैंने। ये दूसरा करना है? नहीं आपने नहीं, पहला वाला तो कर चुकी हैं आप। हाँ सर, वो कर दिया मैंने। तो सेकंड सेम है आपका? सर ये सेकंड सेम नहीं कर रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ अच्छा, सर, मेरा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है, पर मुझे फिर से करना है। अच्छा सेकंड अभी किया नहीं आपने? नहीं सर, नहीं किया मैंने। अगली बार ज्वाइन करेंगी? हाँ सर। तो अगली बार पढ़ना चाहेंगे ना? हाँ सर, पक्का सब कुछ पढ़ना है। वेरी गुड। थैंक यू सर। जो है शीतल जी जो है बहुत इंथुजियास्ट हैं। एक शीतल जी इंथुजियास्ट हैं, एक हमारे यहाँ सरिता जी इंथुजियास्ट हैं, एक हमारे यहाँ अभी नई ज्वाइन किया है, वो अभी स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो उसमें है नेचुरोपैथी। सर आप सब तो मुझे बहुत धुरंधर लग रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आता है आपके सामने। ऐसा है, जब अगली बार आप जब बोलना शुरू करोगे जब आप, तो उसके बाद फिर हमारे प्रोफेसर एक है प्रभात वर्मा सर, वो भी कहेंगे कि ये शीतल बोल रही है क्या, अब ये कहने लगे। वाओ, इस दिन का मैं इंतजार करूंगी सर, जल्दी से। हम इंतजार नहीं करना पड़ेगा बहुत, ऐसा मत सोचिए। देखिए कोई भी, हम एक संस्कृत में श्लोक है, तेजसा नहीं स्वयं समीक्षते, मतलब जो आपके अंदर अग्नि है, अग्नि तत्व जो आपके अंदर ऊर्जा है, हाँ सर। पूरा नहीं दिखती, पूरा नहीं दिखती। सुखदेव महाराज 14 वर्ष के थे हाँ जब सर। उन्होंने ज्ञान दिया था, और जानते हैं उनके पितामह ग्रैंडफादर उनके शिष्य थे, वो नीचे बैठे हुए थे
और सुखदेव महाराज जी ऊपर बैठे हुए थे। तो ओके सर। इसलिए बहुत है, तमाम ऐसा मत सोचिए, तमाम चीजें हैं। तो ये सब मत समझिए, उम्र जो है किसी की मोहताज नहीं है। मतलब वो पर सर आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो ना कि मुझे समझ में भी नहीं आता है कभी कभी। धीरे धीरे समझना है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा तो ना कि हम लोग आ जाएगा शीतल मैम, सब आ धीरे जाएगा, धीरे आ जाएगा। मुझे सेकंड तो लगता है। देखिए, ये सेकंड सेम का हाँ मुझे आ जाएगा, पर आप सेकंड सेम ठीक है। करेंगे, ये मान के चलिए कि सेकंड सेम, पहला सेम आप पूरा पढ़ डालिए, सेकंड सेम भी जो आपको वीडियो है वो देख डालिए, सो दैट कि जब भी अगली बार आप एडमिशन जब भी जहाँ भी लें तो उसके बाद आपको तैयार रहे पूरा वो, और आप करिए, और तब आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाइए, और तब हमारे पक्का सर पक्का। जब आप ठीक है। समझने लगोगी ना तो ये सारे लेसन्स आपको याद आ जाएंगे और आप जल्दी भी सीख जाओगे। एक नेचुरोपैथ की है, हाँ जल्दी सीख जाऊंगी। सेमेस्टर नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो पता नहीं कहाँ से उनको वीडियो मिल गया, उन्होंने हमको ढूंढा, कहा, फोन किया, तो हमने कहा आप जुड़ जाइए। हमने सोचा किसी सेमेस्टर में होंगी, तो बोले कि सेमेस्टर क्या है, तो हमने बताया कि सेमेस्टर वाला है, तो बोले हम सर हम भी नहीं जानते थे, 1.5 साल तक हम भी नहीं जानते थे नेचुरोपैथ में है, तो बोले, हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा इनसे बढ़िया जो है हमारे यहाँ प्रमोटर कोई नहीं मिलेगा। हाँ सर ये तो है। जो लोग जो है खोज करके पढ़ना चाह रहे हैं और बोले कि आप वो वीडियो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये, और बड़ी मुश्किल से कहना आपका नंबर नहीं मिल रहा था, नंबर कहीं मिला, उन्होंने नंबर से फोन किया, नंबर बाद वाले वीडियो में डालना शुरू किया हम लोगों ने, पहले डालते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रही थी ईच वन रीच वन, ढूंढ रही थी, तो मिल ही रहा था। तो हमने कहा बाद में देखा होगा कि वो, तो फिर उनको मिला। यस सर। ये हुआ सर, ये तो बहुत अच्छी बात लगी सर, ये ईच वन रीच वन उन्होंने बहुत गौर से सुना और उस चीज को सर्च करने लगी। हाँ मुझे बीच में हमने कहा ठीक है, सो गुड सर। उसको हम लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, शीतल जी चिंता मत करिए। देखिए अनिता मैम जो है वर्चुअली सेमेस्टर 5 में है, तिवारी ओह जी वाओ। सेमेस्टर 4 में है, अब नीतू जैन जी सेमेस्टर 4 में है। अब आप समझिए, ओहो। और ये सब पढ़ा भी रहे हैं, तो पढ़ाने से और ज्ञान बढ़ता है। तो जब आप ओके फर्स्ट सर पढ़ाएंगे, नाइस। जो भी सब्जेक्ट आप PHP पढ़ाए, आप चाइनीज पढ़ाए, आप एक चैप्टर पढ़ाइए, तो आपको उसको लगेगा, जो पैटर्न चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप उसको 1-2 घंटा पढ़ेंगे। जहाँ 2 घंटा पढ़ा आपने, तो अब वो चैप्टर तो ऐसा पढ़ाई तो है, शब्द ही तो है। ओके सर सर ओके। 1-2 घंटे नहीं होता सर, उससे भी ज्यादा हो जाता है, और सर एक एक वर्ड को देखते हैं सर। सर पूरा दिन हो गया यूरिन टेस्ट पढ़ते पढ़ते, 3-4 दिन हो गए यूरिन टेस्ट पढ़ते पढ़ते। पर सर मजा आता है सर, उसका एक ऐसा अलग ही वो ऐसा बहुत मत सोचिए। देखिए 2 चीजें, सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। सर बहुत मजा आता है। हमने ऑफ नहीं किया था क्या? मैंने भी, नहीं सर अभी चल रही है। नहीं किया सर। अरे मुझे लग रहा था मैंने कर दिया है। नहीं सर, अभी तक तो वो रिकॉर्डिंग का आ रहा है।